are doing revision of income from house property. Income from what? तो माय डियर फ्रेंड्स, अब सबसे पहले आपका चार्जिंग सेक्शन आता है 22. चार्जिंग सेक्शन 22. Income received from letting out or annual value of house property shall be taxable under the income from house property. Condition number 1, if there is a house or building or land appertaining thereto, such house or building or land appertaining thereto shall be owned by assessee, and whenever the ownership comes, legal as well as deemed ownership, both are ownership. And the most important condition, such house or building or land appertaining thereto shall not be owned for the purpose of business. Means letting out should not be business of assessee. Letting out should not be business of assessee. However, if letting out is business of assessee, then as per Chennai property investment, this will be taxable under the head PGBP. But there is one amendment. If a residential house, what residential house is basically वो लेटिंग आउट हो रहा है और उसका क्या है बिजनेस, तो ये टैक्सेबल होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. सर हम बात करें अगर प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल भी आ जाता है एज वेल एज क्या आता है कमर्शियल. अगर सबलेटिंग है, क्या है सबलेटिंग, तो सबलेटिंग ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इज बेसिकली टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में भी. अगर बिजनेस है तो पीजीबी, अदरवाइज इनकम फ्रॉम अदर्स. सबलेटिव मतलब मैंने किसी से किराए पे लिया, मैंने आगे किसी को किराए पे दिया. अगर लैंड अपर्टेनेंट की बात करें तो अगर कोई हाउस या बिल्डिंग है उससे कोई अटैच लैंड और बिल्डिंग है उसको बोलते हैं लैंड अपर्टेनेंट. एंड इट इज बेसिकली जो भी रेंटल इनकम आएगा टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. बट अगर वैकेंट प्लॉट ऑफ लैंड को अगर रेंट पे दिया है तो इट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और पीजीबीपी एज द केस में बी. नेक्स्ट सर आता है सेक्शन 27 दैट इज डीम्ड ओनरशिप. व्हाट से अगर वहां पे आपका कोई भी असेसी है वो डीम्ड ओनर है तो सर लीगल ओनर भले कोई और हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी शैल बी कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ डीम्ड ओनर. फर्स्ट केस है ट्रांसफर टू स्पाउस. If any individual is transferring his house or building for no consideration or inadequate consideration, no consideration or inadequate, in that case such transferor shall be treated as deemed to be owner, although spouse is legal owner. But if there is agreement to live apart, then वहां पे deemed owner माना जाएगा नहीं. नेक्स्ट आता ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड. अगर किसी इंडिविजुअल ने अपने माइनर चाइल्ड को कोई भी प्रॉपर्टी विदाउट कंसिडरेशन या इनएडिक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया है, देन द ट्रांसफर ऑफ पेरेंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर ऑल्दो चाइल्ड इज लीगल ओनर. बट देयर इज वन एक्सेप्शन, अगर माइनर मैरिड डॉटर को ट्रांसफर किया है तो डीम्ड ओनर माना जाने वाला नहीं है. दोनों केस में चाहे वो ट्रांसफर टू स्पाउस हो या ट्रांसफर टू माइनर चाइल्ड, इन बोथ द केस अगर वहां पे मनी दिया है, क्या दिया है मनी, एंड फ्रॉम दैट मनी उन्होंने हाउस या बिल्डिंग खरीदा है तो सर ट्रांसफर को डीम्ड ओनर मानेंगे नहीं. फिर नेक्स्ट आता है होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल एस्टेट. इम्पार्टिबल एस्टेट मतलब एक ऐसा असेट जो कि बेसिकली लीगली डिविजिबल नहीं है, पार्टीशन हो सकता नहीं, तो उसका जो होल्डर होगा ना, होल्डर उसको क्या मानेंगे डीम्ड ओनर, ऑल्दो लीगल ओनर वहां पे वो कोई और है. फिर नेक्स्ट आता अगर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है बेटा, और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर कंपनी या एओपी उसमें कोई बिल्डिंग है या हाउस है और उन्होंने वो हाउस या बिल्डिंग अपने मेंबर को दे रखा है, किसको दे रखा है मेंबर को अलॉट कर रखा है, तो उस मेंबर को डीम्ड ओनर माना जाएगा उस हाउस या बिल्डिंग का या पार्ट देयर ऑफ का, ऑल्दो लीगल ओनर कौन है वहां पे सोसाइटी. नेक्स्ट अगर पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर हुआ हाउस या बिल्डिंग तो उस केस में द बायर शुड बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर. एंड कब पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, जब वहां पे पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी किसको दे दिया है बायर, सेल कंसिडरेशन वहां पे किसको मिल गया है सेलर, बट सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, इंस्टेड ऑफ दैट पावर ऑफ अटॉर्नी एग्रीमेंट टू सेल विल एक्सेट्रा बना के काम चला रहे हैं. नेक्स्ट सर अगर वहां पे एक लेसर ने अपना कोई प्रॉपर्टी लीज पे दिया, हाउस या बिल्डिंग लीज पे दिया है, नॉट लेस देन 12 years, नॉट लेस देन, इन दैट केस लेसी शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड ओनर, ऑल्दो लेसर वहां पे क्या है लीगल ओनर. फिर कंपोजिट रेंट की बात करें तो सर अगर वहां पे एक टेनेंट अपने ओनर को रेंट पे कर रहा है, हाउस प्रॉपर्टी एज वेल एज रेंट फॉर अदर एसेट या अदर सर्विसेज, तो जो रेंट आएगा उसको कंपोजिट रेंट बोलेंगे. एंड इफ इट इज बाइफरकेटेड
तो जो हाउस या बिल्डिंग का रेंट जाएगा वो तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, और जो अदर सर्विसेज का रेंट जाएगा वो कहां जाएगा, पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। लेकिन अगर रेंट बाइफरकेटेड नहीं है और टेनेंट इज नॉट एक्सेप्टिंग हाउस प्रॉपर्टी विदाउट अदर असेट, देन द एंटायर रेंट शैल बी टैक्सेबल अंडर दैट पीजीबीपी और व्हाट, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। अगर उसका बिजनेस है तो कहा जाएगा पीजीबीपी, बिजनेस नहीं है तो कहा जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। उसके बाद में टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की बात करें तो अगर वहां पे प्रॉपर्टीज को रेंट पे दे रखा है तो वो लेट आउट प्रॉपर्टी या हाउस प्रॉपर्टी में कंप्यूट करना पड़ेगा इनकम, और अगर कोई बिजनेस के लिए यूज कर रहा है तो यहाँ आने वाला नहीं है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज में मैक्सिमम 2 एसओपीज एट द ऑप्शन ऑफ असेसी लिया जा सकता है। हाउस प्रॉपर्टी में आएगा जो मैक्सिमम आपका नील हो सकता है या लॉस हो सकता है, नील हो सकता है या क्या हो सकता है, लॉस। दूसरा, बाकी सब प्रॉपर्टीज शेल बी ट्रीटेड एज व्हाट, डीम लेट आउट प्रॉपर्टी, और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा एलओपी की तरह। हाउस प्रॉपर्टी अगर आउटसाइड इंडिया सिचुएटेड है और द पर्सन है वो कौन है, आरओआर, कौन है, तो इन दैट केस सर वहां पे आपका ऑलवेज क्या होगा, टैक्सेबल वेदर रेंट रिसीव इंडिया और नॉट। बट सब पर्सन एनआर या आर एनओआर है तो सर अगर इंडिया में रेंट रिसीव हो रहा है तब तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, अगर टैक्सेबल होने वाला नहीं है। फिर कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ अ प्रॉपर्टी इज लेट आउट थ्रू आउट द ईयर और डीम लेट आउट प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू, उसमें से माइनस करेंगे म्युनिसिपल टैक्स पेड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर बाय असेसी, दैट इज योर नेट एनुअल वैल्यू। उसमें से डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एनएवी, एंड दूसरा इंटरेस्ट ऑन लोन अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट इन केस ऑफ एलओपी डीएलओपी इररिस्पेक्टिव ऑफ रीजन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दिस विल बी योर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बट जीएवी कैसे निकाला जाएगा, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, ये सब क्या लेने का, हमेशा क्या लेने का, पर एनम। इन एवरी टाइप ऑफ सिचुएशन क्या लेने का, पर एनम, पर एनम। म्युनिसिपल वैल्यू पर एनम, फेयर रेंट पर एनम विच एवर इज हायर, स्टैंडर्ड रेंट पर एनम विच एवर इज लोअर, ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेंट पर एनम। और आप एक्चुअल रेंट पर एनम में से माइनस करोगे अनरियलाइज रेंट इफ एनी, वो भी कब, जब रूल फॉर कंडीशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई। दिस विल बी एक्चुअल रेंट रिसीव, और ये और एक्सपेक्टेड रेंट व्हिचएवर इज द हायर, ये हो जाएगा आपका जीएवी। बट अगर ये प्रॉपर्टी कौन सा प्रॉपर्टी है, डीएलओपी, तो एक्चुअल रेंट होने वाला नहीं है, तो जो एक्सपेक्टेड रेंट है वही क्या हो जाएगा, जीएवी। म्युनिसिपल टैक्स का डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे मिलता है, वेदर these municipal taxes belongs to current previous year, any future previous year or any preceding previous year। सर वो आपका, ठीक है, म्युनिसिपल टैक्स जो होगा बेसिकली जिस साल में पे करोगे उस साल में क्या हो जाएगा, अलाउ। बट सर म्युनिसिपल टैक्स के ऊपर इंटरेस्ट या पेनल्टी पे किया तो उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जब आपको मिलता है 30% ऑफ एनएवी, तो उसके अगेंस्ट फिर आपको कोई और एक्सपेंस का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। और फिर लास्ट में आता है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर्स, रिनोवेशन, रिन्यूअल ऑफ हाउस प्रॉपर्टी होना चाहिए, कोई और पर्पस होना नहीं चाहिए। दूसरा, ये डिडक्शन सिर्फ आपको कौन सा बेसिस पे मिलता है, अक्रूवल, और कोई वहां पे आपका मैक्सिमम लिमिट नहीं है। नेक्स्ट वहां पे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, हमेशा ऑलवेज क्या लेना है, पर एनम, पर। बट इफ द हाउस इज ओन फॉर लेस देन 12 मंथ, तो उस केस में जितना मंथ्स ओन कर रखा है उतना मंथ का लोगे। उसके बाद में आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, एसओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एसओपी। तो जीएवी एनएवी सब क्या होने वाला है, नील। द ओनली डिडक्शन विच इज अलाउड एज डिडक्शन इज 24B का इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 30,000 विच एवर इज लोअर, और इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर मैक्सिमम 2 लाख विच एवर इज लोअर। बट ये जो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आपको देखना है वो बेसिकली 30,000 या 2 लाख से कंपेयर करोगे, कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। और जो लिमिट 30,000 2 लाख क्या है, वो पर पर्सन, पर एसओपी नहीं है, और वो भी कौन सी रिजीम में, ऑप्शनल। अगर वो डिफॉल्ट टैक्स 115 बीएससी फॉलो कर रहा है तो डिडक्शन मिलने वाला नहीं है, वो आपका नील हो जाएगा। अगर आप एसओपी आपका है और सर ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहे हो तो वॉट एवर द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर आ जाएगा, और उसको कंपेयर करोगे किस में 30,000 विच एवर इज लोअर। बट सर 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा क्यूमुलेटिवली, तो वो 30,000 मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 2 लाख। पहला, लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। दूसरा, लोन इज टेकन फॉर द पर्पज ऑफ परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। एंड तीसरा, in case of construction shall be completed within 5 years from end of the financial year in which loan is taken।
If all three conditions are cumulatively satisfied, then the maximum deduction will be 2 lakh. Otherwise, maximum deduction will be 30,000. इन केस ऑफ बोथ एलओपी एंड एसओपी, इंटरेस्ट का डिडक्शन से रिलेटेड कुछ पॉइंट है, जैसे कि सर अगर आपका लोन का पर्पस परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिनोवेशन, रिन्यूअल नहीं है तो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। अगर आपने इंस्टॉलमेंट का डिलेड रीपेमेंट किया तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है वो पेनल्टी नेचर, उसका डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। फिर उसके बाद में अगर आपने नया लोन लिया है टू रीपे द ओल्ड लोन, तो उसी केस में जो न्यू लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट का डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। और डजंट मैटर आपने लोन कहां से लिया, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, रिलेटिव, एम्प्लॉयर, किससे भी लो, है ना, डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ। और डिडक्शन हमेशा इंटरेस्ट का अक्रूवल बेसिस पे मिलता है, वेदर इट इज एलओपी, एसओपी, डीएलओपी। टैक्सेबिलिटी ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट एंड अरियर्स ऑफ रेंट। सबसे पहले अनरियलाइज्ड रेंट होता है रेंट विच इज ड्यू बट नॉट रिसीव, तो जब भी वो जिस साल में हो रहा है उसको एक्चुअल रेंट में से क्या करते हैं, माइनस। अब जब उसका रिकवरी होगा तो उस साल में वो क्या होगा, टैक्सेबल। और अरियर्स ऑफ रेंट वो होता है जो रेंट ना तो ड्यू हुआ है ना ही रिसीव, तो जो अरियर्स ऑफ रेंट होगा वो भी टैक्सेबल उस साल में होगा जिस साल में क्या होगा, रिसीव। तो ये दोनों के दोनों रेंट टैक्सेबल होंगे इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव, और उसमें से आपको 30% का क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर सेक्शन 25 कैपिटल ए, एंड द इनकम शैल बी ऑलवेज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, whether you are owner of the property or not at the time of recovery. सर नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अ वैकेंट पार्ट ऑफ द व्हाट वैकेंट पार्ट। तो सर सबसे पहले क्या करना है आपको, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, वो स्टैंडर्ड रेट कंपेयर करोगे, विच एवर इज लोअर दिस वुड बी योर एक्सपेक्टेड रेंट, और एक्सपेक्टेड कंपेयर करोगे एक्चुअल रेंट रिसीव, एक्चुअल रेंट पर एनम माइनस व्हाट, वैकेंसी लॉस, जो भी आपका वैकेंसी है उसके लॉस को क्या कर दोगे, माइनस, और अनरियल रेंट भी है तो उसको भी क्या कर दोगे, माइनस, ये होगा एआरआर। अभी एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर इन दोनों में से हायर क्या है, एआरआर, हायर क्या है, तो आपका जीएवी क्या हो जाएगा, एआरआर। बट अगर एक्सपेक्टेड रेंट और एआरआर में से हायर क्या है, एक्सपेक्टेड रेंट, तो आप चेक करो कि अगर वैकेंसी नहीं होता तो आपको कितना रेंट मिलता, अगर वैकेंसी नहीं होता रेंट मिलता एआरआर प्लस वैकेंसी लॉस, एंड इन दैट केस ये आपका ज्यादा होता है या इक्वल होता है एक्सपेक्टेड रेंट के, तो उस केस में जीएवी क्या हो जाएगा, एआरआर। बट अगर वैकेंसी नहीं होता तो जो रेंट मिलता है एआरआर प्लस वैकेंसी लॉस, बट फिर भी एक्सपेक्टेड रेंट ही क्या होता, ज्यादा, तो जीएवी क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। उसके बाद में आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ वन पार्ट इज लेट आउट, अनदर पार्ट इज व्हाट, सेल्फ ऑक्यूपाइड। कुछ स्ट्रेस नहीं लेने का, जो पार्ट लेट आउट है उस पार्ट को एलओपी की तरह ट्रीट करो, जो पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसको एसओपी की तरह ट्रीट करो। हाँ जी बोलिए। और सर जो एलओपी के प्रोविजन लगते हैं वो लेट आउट वाले पार्ट को लगा दो, जो एसओपी के प्रोविजन लगते हैं वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पार्ट को लगा दो। मैक्सिमम 30,000, मैक्सिमम 2 लाख रुपीज, डिफॉल्ट है तो नील। अरे बोलो। बट क्या करना है, कुछ चीजें जैसे म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, ये तो पूरे घर का होगा, तो इनको आप सेग्रीगेट कर दो, लेट आउट पोर्शन जो है उसका परसेंटेज में एंड सेल्फ ऑक्यूपाइड के पोर्शन के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन केस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी विच इज को ओन्ड बाय 2 और मोर पर्सन, को ओन्ड बाय 2 और, सर अगर वो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी है, कौन सा हाउस प्रॉपर्टी है, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी, तो उसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अज्यूम करो एक ही ओनर है और आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी नॉर्मली कंप्यूट करो, फिर वो जो कंप्यूटेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आएगा ना, उसको जितने भी को ओनर है उनका जो भी रेशियो है उसमें क्या कर दो, डिवाइड, क्या कर दो। बट अगर वो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, कौन सा है, सेल्फ, तो उसमें तो खाली किसका डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट। बट वो जो इंटरेस्ट का जो डिडक्शन मिलता है ना, मैक्सिमम कितना मिलता है, 30,000 या मैक्सिमम कितना, 2 लाख, आपको वो पर पर्सन मिलेगा। पर क्या मिलेगा, पर एसओपी नहीं, दोनों पर्सन का अलग अलग, पहले तो आप इंटरेस्ट कर दो, जो दोनों पर्सन का इंटरेस्ट अलग अलग किया आप उसको कंपेयर करो, या तो 30,000 या फिर व्हाट, 2 लाख, विच एवर इज लोअर। तो वही लिखा हो, इन केस ऑफ एसओपी डिडक्शन 24B मैक्सिमम 30,000 और 2 लाख shall be available for each co-owner separately, each co-owner what, separately. Next आता है computation income house property in case of property self occupied for part of the year and the same property is let out for remaining part of the year. अगर कोई सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी एक दिन के लिए भी लेट आउट करते हो तो उसका जो कंप्यूटेशन करोगे वो लेट आउट प्रॉपर्टी के जैसे ही करोगे। द ओनली डिफरेंस, जो आप एक्चुअल रेंट पर एनम हमेशा लेते हो उसमें जो भी माइनस करना होता है उसको एक्चुअल रेंट पर एनम ने लेकर क्या लोगे, एक्चुअल रेंट, बट
एक्सक्लूडिंग सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, एक्सक्लूडिंग व्हाट, सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, मतलब जो लेट आउट वाला पार्ट है वो लेना। हाँ जी बोलिए। बाकी म्युनिसिपल वैल्यू क्या लेना है, पर एनम। फेयर एंड क्या लेना है, पर एनम, विच एवर इज हायर। स्टैंडर्ड क्या लेना है, पर एनम, विच एवर इज लोअर। एक्सपेक्टेड रेंट आ जाएगा पर एनम। हाँ जी बोलिए। बट ये जो एआरआर निकालने के लिए एक्चुअल रेंट जो लेते हो, पर एनम लेते हो, उसको पर एनम लेना नहीं है। वो आप क्या लेना है, टोटल जो पर एनम है उसमें से सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पीरियड क्या कर दो, माइनस, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड इज नॉट वैकेंसी, लॉस नहीं है, वो लॉस नहीं है, वो वैकेंसी नहीं है, तो आपको उसको कंसिडर ही नहीं करना है। उसमें से अगर कोई, अच्छा इसमें से अगर कोई वैकेंसी है, इसमें से कोई वैकेंसी, उसको माइनस कर दो, अनरिलाइज माइनस कर दो। हाँ जी ठीक है, विच एवर इज हायर, वो आपका क्या आ जाएगा, जीएवी। उसके बाद में अगर कोई हाउस प्रॉपर्टी है जो बेसिकली आपका स्टॉक इन ट्रेड है, व्हाट स्टॉक इन हेल्ड इज व्हाट स्टॉक इन ट्रेड, तो उस केस में सर जो प्रॉपर्टी लेट आउट है स्टॉक इन ट्रेड वाला, वो तो आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो जाएगा। बट जो वाले प्रॉपर्टी लेट आउट नहीं है, उस केस में टू प्रीवियस ईयर फ्रॉम एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच सीसी इज रिसीव, जिस दिन सीसी आया है उसके फाइनेंशियल ईयर एंड से 2 साल, फाइनेंशियल एंड से कितना, 2 साल तक उस प्रॉपर्टी के एनुअल वैल्यू क्या लेना है आपको, नील। क्या लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। उसके बाद में सर आता है प्री कंस्ट्रक्शन या प्री एक्विजिशन पीरियड इंटरेस्ट। सर जब कभी भी आप लोन लेते हो, तो जिस दिन लोन लिया है वहां से शुरू होकर के जिस दिन आपका कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, कंप्लीट कंस्ट्रक्शन क्या हो रहा है, उसके इमीडिएटली पहले का क्या, 31 मार्च, इमीडिएटली पहले का क्या, 31, है ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड स्टार्ट कहां से होगा, डेट ऑन विच लोन इज टेकन, डेट ऑन विच लोन इज, और ये एंड कब होगा, जिस दिन कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो उसके इमीडिएटली पहले का क्या, 31 मार्च। ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट है ना, इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन, जो एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है इट विल बी अलाउड एज डिडक्शन इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। 1/5 डिडक्शन अलाउ होगा 24B के अंदर, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। बट वो 5 प्रीवियस ईयर कहां से शुरू होंगे, जिस साल में आपने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया था वो फर्स्ट ईयर होगा, वहां से 5 साल में आपको वो डिडक्शन मिलता रहेगा। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करोगे, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में आप ये देखो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुआ है, उसके इमीडिएट पहले का क्या, 31 मार्च, वहां पे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड हो गया, हाँ या ना। अब लोन कब लिया है वो देखो, तो जिस दिन लोन लिया है वहां से वो पीरियड हो गया प्री कंस्ट्रक्शन, उसका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट निकाल दो, एक्यूमुलेटेड, बोलो ना यार। अब आप देखो कि जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है वहां से आपका जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है, क्या वो 5th ईयर के अंदर, मतलब 1 2 3 4 5 में आ रहा है क्या, अरे बोलो यार। अगर आ रहा है तो जो भी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट आया था उसका 1/5 करो, हाँ जी, और फिर जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर उस साल का इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब 1 अप्रैल से लेकर के ही, क्योंकि वो इंटरेस्ट अक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, इंटरेस्ट अक्रूड, वो पूरा इंटरेस्ट आपको उस साल में अलाउ हो जाएगा, साथ में 1/5 तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, अलाउ। और इसका टोटल जो करोगे उसको आपको रेस्ट्रिक्ट करना है, अगर वो एसओपी है, क्या है एसओपी, और रीजन कौन सा है, ऑप्शनल, रीजन कौन सा है, ऑप्शनल, मैक्सिमम 30,000 या व्हाट 2 लाख, एलओपी डीएलओपी में कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। और अगर ये आपका एसओपी और रीजन डिफॉल्ट, रीजन क्या है, डिफॉल्ट, तब तो ये कुछ मिलने वाला नहीं है, नील हो जाएगा, हाँ जी बोलिए ना सर। उसके बाद में सर वहां पे नेक्स्ट आता है कि अगर आपने कोई आउटसाइड इंडिया इंटरेस्ट पे किया या पेबल है, वेयर इंटरेस्ट इज पेड और पेबल आउटसाइड इंडिया, तो आपको क्या काटना था, टैक्स, क्या काटना था, और उसको क्या काट के क्या करना था, डिपॉजिट। अगर आपने ये काम नहीं किया तो जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपका डिसअलाउ हो जाएगा, 24B में डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। उसके बाद में सर नेक्स्ट वहां पे आता है डिस्प्यूटेड ओनरशिप, व्हाट डिस्प्यूटेड, अगर दो लोगों के बीच में टाइटल को लेकर के डिस्प्यूट है, तो जिसके पास में इनकम आ रही है उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा, और सर इनकम नहीं आ रही है तो जिसके पास में पोजीशन है उसके हाथ में क्या हो जाएगा, टैक्सेबल। तो सर ये आपका पूरा का पूरा हाउस प्रॉपर्टी का रिवीजन खत्म होता है।